दोस्तों इंडिया के अंदर 95% जो बिजनेस है वो कैश में होता है। अगर मैं स्मॉल की बात करूँ 2 करोड़ तक के टर्नओवर की, तो कैश के अंदर बिजनेस करते हैं। पर कितने लोगों को पता है कि कोई भी खर्चा अगर मैं 10,000 से ऊपर करता हूँ कैश के अंदर, उसकी पेमेंट कैश में कर दी, तो वो खर्चा बिजनेस में अलाउ नहीं है। अगर इनकम टैक्स ऑफिसर पकड़ ले कि आप अपने खर्चे लाइए और आप कहोगे मैं सारे खर्चे, मेरी इनकम सारी कैश में है और खर्चे भी कैश में है, तो 10,000 से के ऊपर के खर्चे सारे डिसअलाउड है। मोदी जी ने पहल करी थी, मतलब सेक्शन तो पहले ही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी ने ये मुहिम जो चलाई है कि भैया कैश ट्रांजैक्शन को कम से कम लोग यूज़ करें, उसी के लिए वीडियो बनाई है मैंने कि कितने बिजनेसमैन हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप कोई भी परचेज है, सैलरी है, अगर 10,000 से ऊपर पेमेंट करते हो कैश की, तो उसका इम्प्लीकेशन क्या है और उस चीज़ से बचे कैसे, उस वीडियो में मैंने ये बताया। मेनली इंपॉर्टेंट क्या था कि किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। चलिए चलता हूँ इंडिया के उगते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर आप सबका स्वागत है। और उसी कड़ी में कि इनकम टैक्स का नोटिस ना आए, आज की वीडियो है, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक सेक्शन दोस्तों इनकम टैक्स के अंदर, सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 और सेक्शन 40A सबसेक्शन 3A, यानी कि 2 सेक्शन है, 40A3 और एक है 40A3A। जो आर्टिकल है, सीए है, वो भी देख सकते हैं। 3 दिन लगते हैं वीडियो बनाने में, उसका क्रक्स बनाने में। तो मैं जो वीडियो 3 दिन में बनाता हूँ, आपके पास 3 मिनट में उसका क्रक्स आ जाता है। तो कम से कम 1-2 बार देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या कंडीशन है अगर आप एक बिजनेसमैन है, सैलरी वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं, तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर कोई भी एक्सपेंडिचर खर्चा 10,000 से ऊपर का है, यानी कि बिल जो मेरे पास बिल आता है वो 10,000 से ऊपर का खर्चा है और आपने एक ही दिन में उसकी कैश में पेमेंट कर दी है, तो वो खर्चा आपको नहीं मिलेगा। खर्चा नहीं मिलेगा इससे मतलब क्या है, मैं समझाऊं थोड़ा सा। मान लीजिए आपकी इनकम 10 लाख की थी, प्रॉफिट, आपने बुक्स बनाई, बैलेंस शीट पीरियड बनाया, 10 लाख का प्रॉफिट आ रहा है उसके अंदर। अब इनकम टैक्स में आपका केस लग गया, इनकम टैक्स वाले ने बोला लाओ अपनी जरा बिल लाओ, जरा कैश बुक लाओ। उसने देखा बहुत सारे बिल तो 10,000 से ऊपर के हैं और पेमेंट भी 10,000 से ऊपर करी हुई कैश में एक दिन में। वो कहता है जी 4 लाख रुपए का ऐसा है जो आपने खर्चे कैश में कर दिए। तो क्या करेगा वो, 4 लाख आपकी इनकम में ऐड कर देगा। अब क्या होगा, आपकी इनकम 14 लाख रुपए हो गई और 4 लाख रुपए ऊपर टैक्स निकाल देगा वो। यानी कि डिसअलाउ का मतलब हो गया, अलाउ नहीं है का मतलब हो गया कि आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा 30%। यहाँ 30% स्लैब में आगे मोटा मोटा मांगे चलता हूँ मैं, चाहे प्राइवेट लिमिट हो, इंडिविजुअल्स हो, सबके लिए ये पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, हर किसी पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। सरकार नहीं चाहती कि आप ज़्यादा कैश में पेमेंट करें, इसीलिए 40 के अंदर 8% कैश पर है और 6% ऑनलाइन वालों पर है। अभी तो कंडीशंस हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्ट के केस में ये लिमिट 35,000 कर दी है, यानी कि अगर आप ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हैं तो यहाँ पे इसे 35,000 पढ़ लीजिएगा। तो ट्रांसपोर्ट में कैश कितना अलाउ है, 35,000 से ऊपर अलाउ नहीं है, 35,000 तक अलाउ है सिंगल ट्रांजेक्शन पर। कौन से खर्चों की बात कर रहा हूँ दोस्तों, सारे खर्चे एक्सपेंडिचर किसी तरह का भी हो, चाहे आप सैलरी दे रहे हो, आप अपना मटेरियल परचेज कर रहे हो, आपके कोई भी ओवरहेड एक्सपेंस है, ऑफिस का खर्चा है, इंटरेस्ट है, कुछ भी है, रिवेन्यू नेचर का होना चाहिए, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। रिवेन्यू से मतलब क्या है, जिससे आपका प्रॉफिट कम होता हो। कैपिटल से मतलब क्या है, जब आप मशीनरी लेते हो, ट्रक खरीदते हो, कार खरीदते हो, जो फिक्स एसेट्स है उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वर्ड है एक्सपेंडिचर। अब ये रूल आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक रूल 6D इन्होंने बनाया है जो कहता है कुछ सिचुएशन के अंदर आपको कैश पेमेंट अलाउड है, यानी कि ये जो प्रोविजन मैं बता रहा हूं वहां पर ये रूल नहीं लगेगा। कौन कौन से केस हैं 6D में, मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, फिर भी आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सरकार मानती है कि एग्रीकल्चर वालों के पास, किसानों के पास बैंक अकाउंट नहीं होते, तो वहां पे तो कैश में ही पेमेंट करनी पड़ती है, तो क्या होगा, वो इस केस में कवर है। दूसरा, आपको पेमेंट करनी थी कैश में, है ना, सॉरी, मान लीजिए आपको पेमेंट करनी थी चेक से, लेकिन उस दिन बैंक बंद निकला, अर्जेंट पेमेंट थी, तो आपको कैश देनी पड़ी, तो आप कर सकते हो। मैंने कुछ छोटे एग्जांपल दिए आपको, पूरे एग्जांपल उसमें निकल जाएंगे। मतलब ऐसी सिचुएशन दी है जहां पर ऑनलाइन पेमेंट देना मुमकिन नहीं है या बहुत डिफिकल्ट है या नामुमकिन के बराबर है, वहां वो केस इन्होंने कर दिया कि भैया इस केस में अगर आप कैश में पेमेंट कर दोगे तो हम आपका खर्चा डिसअलाउ नहीं करेंगे। तो ये पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लगा दिया मैंने। अब कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, जो बिजनेसमैन है, और 44AD वाले के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, आखिरी में बताऊँगा। 44AD और AD वाले 95% तो वही आइडिया भरते हैं, उस केस में क्या होगा। चलिए एग्जांपल लेता हूँ। एक बिजनेसमैन है, मान लीजिए किसी का एक बिल आया 40,000 रुपये का, एक सिंगल बिल आया 40,000 का।
मैंने कैश में पेमेंट कर दी एक ही दिन में, 15,000 रुपये सुबह दे के गया, 16,000 एक बार, 9,000 एक बार, सिंगल डे में कर दिया, तो ये पूरा 40,000 रुपये डिसला हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा ये। क्यों? सिंगल बिल है 10,000 से ऊपर का और सिंगल डे में पेमेंट है, मैंने कर दी इसकी, तो डिसला होगा। अगला एग्जांपल लेते हैं, एक आपके पास बिल आए 10,000 रुपये के 3 बिल, 1 तारीख को एक बिल दे गया, वो 2 तारीख का था, 3 तारीख का था, ठीक, यानी कि किसी ने बिल दिए 10,000 रुपये के 3 दिन के लगातार सर्विस के अपने, या परचेज क्या लेता हूँ, कुछ भी क्या लेता हूँ। अच्छा, मैंने क्या करा, सेम डे कैश दे दिया मैंने, एक बार 10,000 दे के गया, एक बार 6,000, एक बार 5,000, एक बार 9,000 रुपये एक ही दिन में, कि भैया सुबह ये ले पैसे दे गया मैं, लेजर में आपके पैसे पूरे हो गए, कोई भी डिस्काउंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सबसे पहले मैंने क्या बताया था, एक्सपेंडिचर 10,000 से ऊपर का होना चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी बिल 10,000 से ऊपर का नहीं है, समझ गए? बिल 10,000 से ऊपर हो और उसकी पेमेंट भी सिंगल डे में होनी चाहिए 10,000 से ऊपर की, तो नहीं है यहाँ पे, मैंने लिख भी दिया यहाँ पे कि एक्सपेंडिचर जो है 10,000 से ऊपर का हो। अच्छा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक बिल है, बिल आया, किसी का बिल बुक करा आपने, 28,000 का बिल था, एक 9,000 रुपये बिल था, पहले और दूसरी जून का, 2 डेट का अलग अलग बिल देके गया कोई, सेम पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, एक पार्टी की, 28 तारीख 28,000 रुपये और 9,000 रुपये का। मैंने क्या करा, 15 का पेमेंट कर दी, 13 की पेमेंट कर दी और 9,000 की पेमेंट कर दी। अब इस केस में क्या होगा, अभी देखिए 28,000 का बिल 10,000 से ऊपर का है और मैंने सिंगल डे पेमेंट कर दी कैश में, ये रही, तो यहाँ क्या होगा, मेरा 28,000 रुपये डिसला हो जाएगा। यहाँ पे तो कंडीशन लगेगी ही नहीं पेमेंट की, क्यों? क्योंकि मेरा ये खर्चा जो है 10,000 से कम है, 10,000 और 10,000 से कम होगा तो पेमेंट को तो देखना ही नहीं है, पहले बिल देखना है, बिल मेरा कम है, ये डिसला हो जाएगा मेरा यहाँ पे। एक एग्जांपल और, 14,000 रुपये की सैलरी थी, मैंने एम्प्लॉय को अपना क्रॉस चेक दे दिया कि जा भाई ये ले, तेरे नाम पे चेक काट दिया, अपना कैश निकाल ले, बहुत जगह ऐसा होता है सैलरी की दे देते चेक निकालने के लिए, 14,000 रुपये डिसला हो जाएगा। कैश से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपने अकाउंट से एटीएम से कैश निकाल के दिया या एक सेल्फ का चेक निकाल के दिया, अगर आपने किसी को वैसा चेक दे दिया जिससे वो कैश निकाल सकता है तो वो भी कैश पेमेंट में ही अलाउ होगा, अदरवाइज तो सारे ऐसे करेंगे, सरकार का पर्पस फेल हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि सिर्फ एटीएम और बैंक से निकाला हुआ कैश पेमेंट नहीं है, अगर आप किसी को चेक देते हो जिससे वो कैश निकाल सकता है तो भी माना जाएगा कि भैया वो डिसला हुआ। अच्छा, मैंने मशीन खरीदी 50,000 रुपये की, कैश में पेमेंट कर दी 40,000 रुपये, 10,000 रुपये का चेक दे के बुकिंग करा दी, आखिरी में 40,000 रुपये कैश पकड़ा दिया। मशीन है ये, फिक्स असेट्स है, कैपिटल असेट्स है, तो क्या होगा दोस्तों, ये जो प्रोविजन है डिसलाउ वाला ये इस पर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मशीन तो आपकी फिक्स असेट्स में आएगी, रिवेन्यू खर्चों में आएगी नहीं, जब खर्चों में नहीं आएगी डिसलाउ की बात कहाँ से आएगी? कोई चीज़ डिसलाउ तभी हो सकती है जब वो खर्चों में तो आए, उससे मेरा प्रॉफिट तो कम हो, तभी तो प्रॉफिट बढ़ाओगे। लेकिन यहाँ पर अलग प्रोविजन है, सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 है जो ये कहता है कि अगर आपने कोई भी असेट्स, फिक्स असेट्स कैश में खरीदी तो वो जितना भी कैश पेमेंट करोगे वो डिसलाउ हो जाएगा। 40,000 का था तो 40 डिसलाउ हो गया तो कॉस्ट कितनी होगी, 10,000 रुपये इसकी। यानी कि जब आप अपनी बुक्स बनाएंगे तो इस मशीन को सिर्फ 10,000 रुपये की दिखाओगे, 50,000 की नहीं दिखाओगे। क्यों? क्योंकि सेक्शन 43(1) कहता है कि जितनी भी कैश में पेमेंट करी है आपने वो इग्नोर कर दी जाएगी फिक्स असेट्स के केस में। तो इसका मतलब रिवेन्यू तो था ही, पूरा डिसलाउ था, यहाँ पे मेरा फिक्स असेट खरीदना भी कैश में अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं कॉस्ट 10,000 बुक करूँगा तो 40,000 तो नुकसान हो गया ना मेरा, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता है मेरे को, कहीं ना कहीं तो कॉस्ट बेयर करता ना, मैं डेप्रिसिएशन बुक करता, लेकिन सरकार ने उसको भी मना कर दिया। तो रिवेन्यू तो करना ही करना है, कैश में पेमेंट नहीं करनी है। कोई भी फिक्स एसेट खरीद रहे हो, कैपिटल एसेट्स खरीद रहे हो, उस केस में भी कैश में पेमेंट अलाउ नहीं है। अच्छा एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 9,000 का बिल था, उसके ऊपर जीएसटी लग गया 18%, 10,620 का बिल आ गया और मैंने पूरी कैश में पेमेंट कर दी, सिंगल पेमेंट। इस केस में क्या होगा? अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आपने खर्चा बुक करा है 9,000 रुपये का और ये बुक कर लिया इनपुट के अंदर तो आपका डिसलाउ नहीं होगा। क्यों? खर्चा ही 9,000 रुपये का है। लेकिन अगर आपने जीएसटी का इनपुट नहीं लिया है, खर्चा पूरा बुक करा है 10,220, 10,620, तो फिर आपका डिसलाउ हो जाएगा, क्योंकि खर्चा क्या हो गया 10,620। तो अगर आप जीएसटी का इनपुट ले रहे हो तो जीएसटी के बिना देखना, आपने देखना है मेन खर्चा कितना है। जो मैंने पीछे जितने भी एग्जांपल बताए हैं वो मैंने मेन बिल बताया, उसमें जीएसटी का अमाउंट ऐड नहीं करा है, जीएसटी को हटा के देखना है अगर आप जीएसटी का इनपुट ले रहे हो तो। अच्छा एक बड़ा तगड़ा एग्जाम्पल, मान लीजिए एक लीगल खर्चा है 50,000 रुपये का, मेरी फीस थी 50,000 की, मैंने भेजा और 50,000 रुपये उसने मुझे कैश दे दिया, टीडीएस नहीं काटा इसके ऊपर, ये खर्चा है 50,000 रुपये का, तो क्या पूरा खर्चा डिसलाउ हो जाएगा? दोस्तों ध्यान रखना है, अगर कोई टीडीएस के ऊपर है तो जितना अमाउंट टीडीएस में डिसलाउ होगा 30% टीडीएस में डिसलाउ हो जाएगा
और बचा हुआ अमाउंट इसमें ये पूरा पूरा डिसला हो गया ये 50,000, लेकिन होगा क्या 30% डिसला होगा टीडीएस के अंदर और 70% जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपका 48(3) के अंदर डिसला हो जाएगा, क्योंकि आपने कैश पे पेमेंट करी है। तो जो प्रोविजन जब लगेगा स्पेसिफिक, क्योंकि स्पेसिफिक प्रोविजन है टीडीएस का, तो टीडीएस तो लगाओगे, बचा अमाउंट इसमें डिसलाव हो जाएगा, तो आप बचोगे कहीं नहीं। अब इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो सेक्शन 44AD और 44ADA वाले के लिए खुशखबरी है कि ये प्रोविजन 48(3) और 3A इस पर एप्लीकेबल नहीं है अगर आप 48(3) में 44AD या 44ADA में ITI फाइल करते हो। क्यों? क्योंकि उस केस के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन मैंडेटरी नहीं है और ये प्रोविजन आप पे नहीं लगेंगे। ये लगेगा जब आप बुक्स बनाते हो, या तो बुक्स मेंटेन करते हो, बैलेंस शीट पीरियड बनाते हो, या आपका ऑडिट का केस है, तो ही आपकी जो मैंने ऊपर बताई है डिसलाउंस 10,000 या उससे ऊपर, 10,000 से ऊपर वाले पेमेंट पे वो डिसला हो जाएगा और आपको उसके ऊपर टैक्स जमा करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी टॉपिक पे चाहते हो वीडियो बनाऊं वो भी लिख दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है। लाइक करने के साथ साथ जितना हो सके फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन को पता चल सके कि भैया कैश में पेमेंट करना कितना नुकसानदायक हो सकता है और 30% तक का टैक्स पे करना पड़ेगा अगर मैंने एग्जाम्पल बताया है उस तरह की कोई गलती कर दी। तो जितना हो सके फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह एक दूसरे को शेयर करें। मिलूंगा जल्दी अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।